जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप होमवर्क के सवाल किए होंगे। एक तो क्वेश्चन नंबर 30 में तो होमवर्क नहीं था, 28 दिया था। हाँ ठीक थे, और ये भी दिया था एक 42। ये हो गया था 42 गाड़ी वाला, ये तो हो जाना चाहिए था। अब ये भी ना हो तो फिर मैं जा रहा हूँ। सेक्शन 35। अच्छा यार, ये एक बहस है सेक्शन 21 में, ज़रा एक नज़र मार लें। सेक्शन 21 में ये बात मैंने पेंडिंग छोड़ी हुई थी, पेज नंबर 130 पे। पेज नंबर 130 के ऊपर एक लफ्ज़ आ रहा है फाइन। अब पॉइंट जी कहते हैं कि फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। पॉइंट जी ये कहते हैं। और पॉइंट एल कहते हैं, पॉइंट एल का पॉइंट 5, कि फाइन वगैरह और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब है और कोई भी इस किस्म की चीज जो आप हुकूमत को पे करें, ड्यूटीज, टैक्सेस, फाइन्स और एनी अदर स्टैट्यूटरी। लेकिन एक बार याद रखना, ये पेड टू गवर्नमेंट को जो मैंने लफ्ज लिखवाया था ना, ये सबके साथ मिल रहा है। टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, ड्यूटीज पेड टू गवर्नमेंट, फीस पेड टू गवर्नमेंट, फाइन्स पेड टू गवर्नमेंट, एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पेड टू गवर्नमेंट। अब आपके जहनों में एक सवाल आ सकता है, पॉइंट जी में लिखा हुआ है कि फाइन टू गवर्नमेंट खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत नहीं है, और पॉइंट एल के 5 में लिखा हुआ है ओ भाई बिजली के बिल भी कैश में पे कर दो तो माइनस कर लो, ट्रैवल फेयर भी कैश में पे कर दो तो माइनस कर लो, हुकूमत को फाइन कैश में पे कर दो तो माइनस कर लो। अब ये बज़ाहिर कॉन्ट्रडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन का ये हल है कि फिलहाल ये फाइन का लफ्ज यहां नहीं होना चाहिए था। लोग कहते हैं ये लॉ में एरर है। तो टैक्सेस, ड्यूटीज और एनी अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, हाँ कोई टैक्स आपने पे करना है, कोई ड्यूटी आपने पे करनी है हुकूमत को, वो आप कैश में पे करना है, करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन फाइन अगर गवर्नमेंट को पे करें, अब आप कहेंगे ये कैसे पता चला आपको कि लॉ में गलती है? इस वजह से मोहतरम कि लोग ये कहते हैं कि स्पेसिफिक बात देखी जाती है, जनरल बात नहीं देखी जाती। पॉइंट जी स्पेसिफिकली फाइन के लिए बना है। जब वो कह रहे नॉट अलाउड है, तो पॉइंट एल तो फाइन के लिए बना ही नहीं। पॉइंट एल में तो इतनी ज्यादा चीजें हैं, तो पॉइंट एल को फिर क्या हिम्मत है कि पॉइंट जी को चैलेंज करे? इसलिए असूली तौर पे। और लेकिन थ्योरी का सवाल आया तो लिखाइएगा, न्यूमेरिकली ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है। चाहे कैश में भी पे कर दें कोई, चाहे चेक में, जैसे मर्जी पे कर दें, फाइन टू गवर्नमेंट पॉइंट जी की रोशनी में माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो बज़ाहिर लॉ में इस वक्त ये फाइन का लफ्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये बाकी लफ्ज होने चाहिए थे, और ये बिल्कुल सही है। टैक्सेस पेड टू गवर्नमेंट, ड्यूटीज पेड टू गवर्नमेंट। अच्छा, अब एक लोग जो ज्यादा डिटेल में जाते हैं लॉ की, वो ये भी कह देते हैं कल कला को अगर पॉइंट जी लॉ में से उड़ा, अगले साल फर्ज करे पॉइंट जी हुकूमत लॉ में से उड़ा दे, उड़ भी सकते, कई पॉइंट आपने देखा होगा उड़ते हैं लॉ में से। कल कला को पॉइंट जी उड़ गया तो फिर पॉइंट एल आगे बढ़ेगा और कहेगा फाइन कैश में भी पे कर दो तो माइनस कर लो, कोई मसला नहीं, खैर है। लेकिन छोड़े पर मैं किस साइड पर निकल गया। तो फाइन टू गवर्नमेंट माइनस करने की इजाजत नहीं है, हमने तो ये बात करनी थी। बैठे बैठे पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं हम। यार ये बैड डेट का सेक्शन ना जरा बच्चे कल आने दें, बैड डेट का सेक्शन फिर कल पढ़ेंगे। इसमें ये बड़ा मजे का है, तो इसको मजे ले लेके पढ़ेंगे जबरदस्त किस्म का। अच्छा, ये 34 में थे हम, 35 में, बल्कि 34 की 2 लाइनें रहती थी, वो मैंने आपको करानी है। 34 की 2 लाइनें रहती थी। अच्छा यार, एक कॉन्सेप्ट है कि अभी आप जो मैं कर रहा हूं वो मत देखना। एक कॉन्सेप्ट है कि आपको खर्चे जो है ना जल्द अज जल्द पे करने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है जी? खर्चे जो है आपको जल्द अज जल्द पे करने चाहिए। खर्चों का पे करना डिले से नहीं होना चाहिए। देखो, खर्चे डिले से पे करोगे तो आपके अपने लिए भी मसला होगा
और लोगों का आप पे एतमाद भी उठ जाएगा कि यार ये हमारे से काम करवाते हैं और बाद में हमें पेमेंट नहीं करते। तो खर्चे जो है ना मोहतरम, बोलो क्या, जल्द अज जल्द पे करने चाहिए। अच्छा, जब आप खर्चा करते हैं ना तो हुकूमत यही आपको सजेस्ट करती है कि मोहतरम आप जल्द अज जल्द खर्चा पे कर दो। खर्चा टाइम पे ना करना ये मुनासिब लोगों का शेवा नहीं है, ये शेवा पता नहीं किसका है। तो खर्चे टैमो टैम पे करके हमें और आपको फारिग हो जाना चाहिए। अच्छा, 34 का 5 क्या कहता है? 34 का 5 कहता है कि मैं आपको एक अरसा बता रहा हूं, उस अरसे के अंदर मेरा मशवरा है कि आपको चाहिए खर्चा पे कर दो। अगर आप उस अरसे के अंदर खर्चा पे ना करो तो फिर मैं आपको खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। क्लियर? तो 34 का 5 अब हम पढ़ने लगे हैं। अच्छा, ये जी 2017 है। 2017 में आपने एक रिपेयर करवाई। 2017 में आपने क्या करवाई? रिपेयर करवाई। एंट्री क्या की? रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट। मुझे बता दें कि खर्चे में टैक्स वाले कितना लेके जाने देंगे? 10 रुपए डिडक्शन। खर्चे में टैक्स वाले कितना लेके जाने देंगे? 10 रुपए। अच्छा, 2018 गुजरा, हुकूमत ने कहा यार वो खर्चा पे कर दिया, और आपने कहा पे कर देंगे। फिर 2019 आया, हुकूमत ने कहा यार वो खर्चा पे कर दिया, आपने कहा वो इमरान खान ने की हो गया यार, हाथ धोगी भाग रहे हैं, हम खर्चा पे कर देंगे, हमारी मर्जी है, जिससे हमने एसी रिपेयर कराए हैं वो बंदा अपना जिगर है तो जिगर को खर्चा दे देंगे, कोई मसला नहीं, दोस्त है, बड़ी है अपना। 2020 आया, हुकूमत ने पूछा भाई खर्चा पे कर दिया है, पेएबल पे कर दिया है? आपने कहा वो कर देंगे, क्या हो गया? 2021 में जाके हुकूमत ने पूछा भाई खर्चा पे किया है? आपने कहा नहीं। चलो अबू बकर पहुंचा तो नहीं कुछ? अच्छा, तो जोर से आपने हुकूमत ने रख के, शर्म नहीं आती? तूने लटकाया हुए लोगों को, वादा करते हुए पैसे पे करेंगे, पेएबल पे नहीं करते, पेएबल पे नहीं करते। तो पेएबल पे ना करना तकरीबन पूरी दुनिया में ही जुर्म समझा जाता है। तो कोई बंदा पेएबल पे ना करे किसी का तो ये जुर्म है, लेकिन इसकी सजा ना बड़ी देर बाद जाके मिलती है। इसकी सजा बड़ी देर बाद जाके मिलती है। इसकी सजा मिली है 2021 में। नमाज इधर छोड़ेंगे, सजा आगे जाके मिलेगी। वैसे दुनिया में भी बेबरकती हो जाएगी। अच्छा, सजा बहुत आगे जाके मिली है जी। सजा किस साल मिली है? 2021 में। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी की सजा सुने दुनिया में मिल जाती है बड़ी जल्दी, आखिरत में जो अलग है। तो स्टिल अनपेड है 2021। तो बताएं जुर्म, बताएं जुर्म, खर्चा पे ना करना। तो सजा किस साल मिलेगी ये जरा देखना। जिस साल आपने खर्चा किया ना, जिस साल आपने खर्चा किया उसके बाद 3 साल और गिने जाएंगे, 1 2 3। 3 साल जब खत्म हो जाएंगे, चौथे साल में ये सजा मिलेगी। अब सजा में ब्लैक मार्कर से आपको बताने लगा हूं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे? कॉन्सिक्वेंसेस मैंने लफ्ज लिखा है, कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे कि पहले तो खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल गई थी, क्योंकि हुकूमत का ख्याल था आपने खर्चा डेबिट कर दिया तो पे कर ही दोगे। लेकिन अनपेड की सजा सुने, ये 10 रुपए आपकी इनकम में चले जाएंगे, ऑब्वियसली इनकम फ्रॉम बिजनेस में, सजा के तौर पर ये 10 रुपए आपकी इनकम में चले जाएंगे। किस साल के न्यूमेरिकल में? 2021 में। वेरी सिंपल। ओके, नोट कर लिया? जल्दी करें जरा, नॉट टेक मोर देन 1 मिनट गाय। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलें जी, पढ़ें।
वेरा खर्चा, ये मैं हूं पेज 146 के टॉप पे। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, देखें वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, रिपेयर एक्सपेंस। आगे पढ़ो। एंड द पर्सन इज नॉट पेइंग द लाइबिलिटी, वक्त गुजरता जा रहा है, देखो 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 वक्त गुजरता जा रहा है। एंड द पर्सन इज नॉट पेड द लाइबिलिटी, आगे पढ़ो। अच्छा ये जरा देखो, ही हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी within 3 years, 1 2 3, he has not paid the liability within 3 years। आगे क्या लिखा हुआ है? नहीं नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आगे जो अनपेड लाइबिलिटी का लफ्ज लिखा हो, इन विच द रिडक्शन वाज अलाउड, वो कौन सा साल है जिसमें रिडक्शन अलाउ हुई है? 30/17। इसके बाद 3 साल गिनने हैं, इसके बाद 3 साल गिनने हैं। 1 यहां खत्म होगा, 2 यहां खत्म होगा और 3 यहां खत्म होगा। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर एनी खर्चा, वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड, यहां खर्चा माइनस करने की इजाजत हो गई किसी भी खर्चे के मद में। एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years, और वो बंदा 3 साल गुजर गए, लायबिलिटी पे ही नहीं कर रहा। 1 गुजरा, 2 गुजरे, 3 गुजरे, लायबिलिटी पे ही नहीं कर रहा। अब क्या सजा दें? लेकिन 3 साल गिनने कहां से शुरू करने हैं? इसके मार्क्स होंगे पेपर में। 3 साल ऑफ द एंड ऑफ द ईयर इन विच द खर्चा वॉज अलाउड। कैन यू टेल मी द एंड ऑफ द ईयर इन विच खर्चा वॉज अलाउड? इट इज एंड ऑफ द ईयर इन विच द खर्चा वॉज अलाउड। इसके एंड से 3 साल गिनने शुरू करें। 1 2 3। The unpaid liability, the shall be chargeable under the income from business in the first year following the end of 3 years. The first year following the end of, जो पहला साल आए 3 सालों के बाद, फर्स्ट ईयर फॉलोइंग द एंड ऑफ 3 years, 3 सालों के एंड के बाद जो पहला साल आए। अच्छा जी, क्या बना रूल यार? देखो, वेरा खर्चा इज अलाउड, खर्चा हो गया रिपेयर एक्सपेंस फॉर अ लाइबिलिटी। फर्स्ट करो 2022 है। एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन, ऊपर देखना, एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लाइबिलिटी विद इन 3 years। 3 years गिनने कहां से शुरू करने हैं ये मैं बताता हूं, गिनने का एंड करने ये भी मैं बताता हूं। 3 years from the end of the year in which reduction was allowed. The unpaid liability shall be added in first year following the end of 3 years. जैसे ही 3 साल खत्म होंगे उनके बाद जो पहला साल आएगा, यानी 2026 का साल, मिसाल के तौर पर अगर इस सवाल में बात करूं, इस साल इनकम में ऐड करेंगे। तो 17 वाली अनपेड लाइबिलिटी 18 में ऐड करेंगे, 19 में ऐड करेंगे, 20 में या 21 में? 21 में ऐड करेंगे। एक दफा दोबारा पढ़ लो, आखिरी दफा बस, लेकिन बस व्हाइट बोर्ड से देख के। वेयर अ डिडक्शन इज अलाउड फॉर अ खर्चा एंड द पर्सन हैज नॉट पेड द लायबिलिटी विद इन 3 years फ्रॉम एंड ऑफ दैट टैक्स ईयर in which reduction was allowed, the unpaid liability 10 रुपए, the unpaid liability shall be added in income in the first year following the end of 3 साल खत्म होने के जो पहला साल आएगा। तो इसकी हेडिंग बना लो, अनपेड लाइबिलिटी इज एडेड इन इनकम। अनपेड लाइबिलिटी added in income. Okay. अच्छा यार, जो मैं अगली बात करने लगा हूं ना, उस बात का ना
उस बात के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, और अगर टाइम लिमिट मैं बनाऊं भी ना तो मैं वो अपनी तरफ से बनाऊंगा आपको समझाने के लिए, लॉ में उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। यार फर्ज करो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, कभी भी, चलो फर्ज करो 2023 में, अगर आपने डायग्राम बनानी हुई और जगह ना बच रही हुई तो ऐसे करके बना लेना खींच के बुक पे अपनी, या 22 छोटा सा बना लेना, 23 बड़ा सा बना लेना, जहां भी आपने डायग्राम नोट की हुई है। फर्ज करो 2023 में हमने किसी के रिपेयर के पैसे अभी तक नहीं दिए हुए, वही बंदा उसके रिपेयर के पैसे अभी तक नहीं दिए हुए, वो बंदे लेके आ गया, और बंदे लेके आ गया और कहते हैं भाई पैसे दो। आपने कहा मैं तो आ रहा था। चल तेरी, मैं आ रहा था, इतने सालों से आ रहा था तू, चल निकाल पैसे। उन्हें फौरन जेब से 10 रुपए निकाले, ये 10 रुपए के लिए चप थप्पड़ मारा है, 10 रुपए के लिए रोने लगे, 10 रुपए के लिए थप्पड़ मारा है, पहले मांग लेता, 5 साल से मांग तो रहा हूं, ये ले पकड़। आप बता दें क्या ऐसा हो सकता है कि कभी ना कभी हमें होश आए और हम पेमेंट भी कर दें? पेमेंट मेड। आप बताएं कोई फायदा मिलना चाहिए, कोई अच्छा काम कर लिया ना इसने, फायदा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। क्या फायदा मिलना चाहिए? खर्चे के तौर पर माइनस करने दो। ये कब, कितने साल के अंदर अंदर होगा बताओ? कोई टाइम नहीं है, जब भी आप उसे पेमेंट कर देना हुकूमत आपसे खुश हो जाएगी। किस जुर्म पे सजा मिली थी? पेमेंट नहीं की हुई थी। ये सजा पुरानी वाली किस जुर्म पे मिली थी? आपने पेमेंट नहीं की हुई थी। अब किस बात पे आपको जजा मिलनी चाहिए? सजा का ऑपोजिट होता है जजा। किस बात पे आपको शाबाश मिलनी चाहिए? अब जैसे ही वो खर्चा आपको माइनस करने दें, तो सॉरी, जैसे ही आप पेमेंट करें तो वो टैक्स वाले कहेंगे हम आपको खर्चा माइनस करने देंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये तो था 34 का 5, ये सेक्शन है 34 का 6। ओके, चलें जी, पढ़ो जरा इंग्लिश में 34 का 6। वेयर, देखो, वेयर अनपेड लाइबिलिटी, आगे बोलो, इज एडेड इन इनकम, देखो इधर, एंड द पर्सन सब्सिक्वेंटली पेज द लाइबिलिटी, a deduction will be allowed। आगे भी लिखा होगा इन द ईयर ऑफ पेमेंट वगैरह कुछ, a deduction shall be allowed in the year of payment। जिस साल पेमेंट हुई उस साल खर्चा माइनस करने की जात होगी। तो इसको याद करो। देखो इधर से अल्फाज देख लो ना, वेयर अनपेड लाइबिलिटी इज एडेड इन इनकम एंड द पर्सन मेक्स द पेमेंट, देन अ डिडक्शन विल बी अलाउड। असल में देखो ना, ओवरऑल क्या हुआ, इधर खर्चे में गया था और इधर इनकम में चला गया। अब आपस में ये कैंसिल हो गया था, खर्चा भी बुक हुआ, इनकम में भी चला गया। अब ऑब्वियसली खर्चा माइनस करने देना चाहिए उसे हमें। बहरहाल छोड़ें, किस साल इनकम में जाएगा? एग्जैक्ट 3 साल गुजरने के बाद चौथे साल। ये लॉ का रूल है पक्का ठक्का, इसमें साल याद करने पड़ेंगे पेपर में। किस साल सजा मिलेगी? 3 सालों के बाद चौथे साल सजा मिल जाएगी। कल कल को अगर आप थोड़ी सी पेमेंट करते हैं, सारी पेमेंट करते हैं, जितनी पेमेंट आपने की, 3 रुपए भी पे कर सकते हैं, जितनी पेमेंट आपने की वो खर्चे में माइनस करने की जाती होगी। अगर आपने पेमेंट की 10 रुपए की तो खर्चा 10 रुपए आपको लॉ हो जाएगा, पेमेंट की 7 रुपए की खर्चा 7 रुपए आपको लॉ हो जाएगा। कल कल को बाकी अलग पे करेंगे, बाकी अलग हो जाएगा। तो आई होप ये नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर ले, नहीं किया तो वैसे मैंने टाइम दिया था। अच्छा जी, पढ़ें जी। Where an unpaid liability is added in income and the person subsequently pays the, a deduction shall be allowed in the year of payment। खर्चा माइनस करने की जाती होगी जिस साल आपने वो पे किया। सेक्शन 35। अच्छा ओवर यार, ये तो पिछला तो खत्म हो गया था। अच्छा यार, ये दोनों कॉन्सेप्ट है,
लोग कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, मैं कहता हूँ बस ठीक है, पेपर में कोई आपको हल्के फुल्के से बस कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी उससे मुझे कोई कंसर्न नहीं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये जो मैं येलो में लाइन लगा रहा हूँ ना, इससे ऊपर ऊपर देखना है, नीचे कुछ हो रहा है। ओके, स्टॉक एंड ट्रेड की कल हम बात कर रहे थे। स्टॉक एंड ट्रेड में ना ये कुर्सी है, ये कुर्सी का लालपन नजर आ रहा है अबू बकर, ये कुर्सी है, इस पे मैं बैठा हूँ। ये जो कुर्सी है ना इस कुर्सी की कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। चाहे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई, आपको इंशाल्लाह बात समझ आ जानी है, बात आसान सी है। इस कुर्सी की कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। एक, इस कुर्सी में इस्तेमाल हुआ है जो मटेरियल, लकड़ी वगैरह, और अगर लकड़ी नहीं है तो लोहा वगैरह, फोम वगैरह। एक, इस कुर्सी पे इस्तेमाल हुई होगी लेबर। लेबर से मुराद है जिस फैक्ट्री के अंदर ये कुर्सी बनी होगी वहां पे मजदूरों ने काम किया होगा। और तीसरे, इस कुर्सी के पे बनाने के ऊपर आए होंगे ओवरहेड्स। क्या आए होंगे? ओवरहेड्स। मिसाल के तौर पर पैकिंग मटेरियल है वो इसके ऊपर जो है वो आया होगा, और कोई खर्चे हैं वो इसके ऊपर आए होंगे, तो इसको बनाने के लिए कुछ खर्चे आए होंगे। तो इस कुर्सी की कॉस्ट जो निकलती है ना, उस कॉस्ट को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। ऐसे अकाउंटेंट्स ने एक नाम रखा हुआ है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स ऐड कर दें। अच्छा यार, ओवरहेड्स जो है ना ऊपर के खर्चे होते हैं। ओवरहेड्स होते हैं जैसे बिजली का बिल है, जैसे फैक्ट्री का किराया है जहाँ फैक्ट्री बन रही है, जहाँ फैक्ट्री में ये कुर्सियाँ बन रही हैं, जैसे फैक्ट्री के प्लांट्स की डिप्रिसिएशन है, ये ओवरहेड्स हैं। ये जो ओवरहेड्स है ना, ये इनके ऊपर बात करने से पहले अगर मैं राइस की बात करूं, इधर व्हाइट बोर्ड पे नहीं देखना, अगर मैं राइस की बात करूं तो राइस में खर्चे दो किस्म के हैं, कुछ फिक्स हैं कुछ वेरिएबल है। कुछ फिक्स हैं कुछ वेरिएबल है। फिक्स खर्चे क्या हैं? फिक्स खर्चे ये हैं कि यार मेरा जो है ना ये एक खर्चा है वो होना ही होना है, चाहे कोरोना में 6 महीने कॉलेज फिजिकली बंद भी करना पड़े तो 6 महीने जो है वो फैक्ट्री का या राइस वाले कहें इस बिल्डिंग का किराया देना ही देना है। बिल्डिंग का मालिक मकान नहीं रिलैक्स करेगा। नंबर 1, ये तो हो गया फिक्स्ड खर्चा। वेरिएबल खर्चा है फोटोकॉपी कॉस्ट या टेस्ट की कॉस्ट। टेस्ट की फोटोकॉपीज करानी है, अब देखा जाता है टेस्ट रूम में जितने बच्चे आए हुए उतनी कॉपीज करा के दे दिया जाता है, ज्यादा आ जाए तो ज्यादा कॉपीज करा दें, कम आ जाए तो कम कॉपीज कराएं, इसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। तो दुनिया में इसकी कई मिसाल। आपने जो है वो सोचा आप बड़े अमीर कबीर इंसान बन गए, आपने सोचा अपने मोहल्ले के छोटे बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, उन सबको बुलाया, सबको बुला के कहा मैं आपको ट्रिप पे लेके जाऊंगा। सारे बच्चे बड़े खुश हो गए। आपने हाथ खड़े करवाए, कौन कौन बच्चा ट्रिप पे जाएगा, मुफ्त में लेके जाऊंगा। सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए, 50 बच्चों ने हाथ खड़े कर दिया। आपने 50 बंदों की बस करा ली, लेकिन जब बस कराई आपने तो वालिदैन से इजाजत लेते लेते खाली 50 में से 22 बच्चे आए। अब बस के तो पूरे पैसे आपको पड़ेंगे, 50 की बस के, वो तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट पड़ेगी। हाँ, लेकिन अब आपको कुछ खर्चा बच जाएगा, क्योंकि जब आप बच्चों को लेके जाएंगे और वहां जाके खाना खिलाएंगे, बर्गर खिलाएंगे फी बच्चा, तो फी बच्चा आप बर्गर खिलाएंगे तो खाली 22 बर्गर आपको खरीदने पड़ेंगे, अब आपको पूरे 50 नहीं खरीदने पड़ेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, यहाँ पे मैं बात नहीं कॉस्ट अकाउंटिंग की डिटेल से कर सकता। तो कुछ खर्चे होते हैं फिक्स जो बदलते नहीं है, जैसे कॉलेज की बिल्डिंग का रेंट है वो बदलता नहीं है। लेकिन कुछ खर्चे होते हैं वेरिएबल, जैसे फोटोकॉपी करवा दी और स्टूडेंट्स को टेस्ट बांट दिया, अब जितने स्टूडेंट टेस्ट रूम में आए होंगे उतने टेस्ट बांटे जाएंगे। ओके, पढ़ लें जी। अच्छा यार, कॉस्ट निकालने के ना दो तरीके हैं चीज की, एक होता है प्राइम कॉस्ट, एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ये दो तरीके हैं। दोनों तरीकों में कुर्सी की कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल जमा किया जाएगा, डायरेक्ट लेबर करना। ये दो ऑप्शंस हैं, जैसे जिन्होंने इंट्रो पढ़ ली भी है, FIFO वेटेड एवरेज, जिन्होंने पढ़ लिया है स्ट्रेट लाइन WDV, हर चीज के ना दो तरीके होते हैं, दो तरीके हैं कॉस्ट निकालने के। ये जो तरीका है ना ऊपर वाला, ये कहता है कि वेरिएबल ओवरहेड डालो, ये कहता है नीचे वाला तरीका के वेरिएबल भी डालो फिक्स्ड भी डालो। तो हाँ, वेरिएबल और फिक्स को इकट्ठा करके फैक्ट्री ओवरहेड कहते हैं, इस बात को भी छोड़ें। ऊपर वाला मेथड क्या कहता है? ऊपर वाला मेथड कहता है कि मटेरियल, लेबर और फोटोकॉपी कॉस्ट जो बच्चों को टेस्ट बांटे खाली वो डालो।
अगर आपने पता चलाना है कि एक स्टूडेंट को पढ़ाने में कितना खर्चा आ रहा है, अभी तो मैं कुर्सी की बात कर रहा था, अभी मैं बात किसी और जगह चली, एक कॉलेज को पढ़ाने में कितना खर्चा आ रहा है एक स्टूडेंट को, तो मटेरियल लेबर तो छोड़ो, ऐसी मिसाल दे रहा था, तो वेरिएबल ओवरहेड में कितना फोटोकॉपी का खर्चा आ रहा है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कहती है कि कॉस्ट कैसे निकालो, वेरिएबल ओवरहेड्स भी डालो और फिक्स्ड ओवरहेड भी डालो। ठीक है जी। अब फैक्ट्री की बात कर लेते हैं। जिस फैक्ट्री में ये कुर्सी बन रही है, जिस फैक्ट्री में ये कुर्सी बन रही है, उस फैक्ट्री के अंदर मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है, लेबर भी इस्तेमाल हो रहा है, उस फैक्ट्री में पैकिंग मटेरियल भी इस्तेमाल हो रहा है। जितनी ज्यादा कुर्सियां बनेंगी उतना ज्यादा पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा, जितनी कम कुर्सियां बनेंगी उतना कम पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा। लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या होगा, मटेरियल भी ऐड होगा, लेबर भी ऐड होगा, और ऊपर ना देखो वेरिएबल ओवरहेड्स भी ऐड होंगे और फिक्स्ड भी ऐड होंगे। इसका मतलब है कुर्सी की कॉस्ट निकालते हुए मटेरियल को भी जमा किया जाएगा, लेबर को भी जमा किया जाएगा, पैकिंग मटेरियल को भी जमा जाएगा, और फैक्ट्री के किराए का कुछ हिस्सा इस कुर्सी में भी डाला जाएगा ताकि कुर्सी की अच्छी कॉस्ट निकल आए। जब कॉस्ट निकल आएगी तो फिर हम डिसाइड करेंगे अब बेचना कितने का है, फिर हम डिसाइड करेंगे अब ये 5,000 की बेचें 6,000 की बेचें। पहले कॉस्ट निकालना जरूरी है ना। तो कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जी प्राइम कॉस्ट, दूसरा तरीका प्राइम कॉस्ट होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड, और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, सारे ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स भी और फिक्स्ड ओवरहेड्स भी। हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कॉस्ट कुर्सी की ज्यादा आया करेगी, लॉजिकल बात है, हमेशा एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में कुर्सी की कॉस्ट ज्यादा आया करेगी, क्योंकि इसमें एक चीज एक्स्ट्रा ऐड होती है, डेट इज फिक्स्ड ओवरहेड। बस यहीं तक हमने समझना था, कोई से और डिटेल तो इसकी है नहीं। लेकिन ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड है ना, इनको मिला के कहते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री में ओवरहेड्स दो किस्म के हैं, वेरिएबल और फिक्स्ड। फैक्ट्री वो जहां चीजें बन रही हैं। पढ़े नहीं। अच्छा एक बार याद रखिएगा, कल हमने पढ़ा था एक बंदा चाहे तो कैश अकाउंटिंग फॉलो करे, चाहे तो एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करे। कौन सा वाला एसी चल रहा है, बंद कर दो। हमने पढ़ा था एक बंदा चाहे तो, गर्मी लग रही, एसी बंद कर दो। हाँ चलने दे, हाँ बंद कर दो थोड़ी देर। तो कैश अकाउंटिंग की भी इजाजत है और एक्रूअल अकाउंटिंग की भी इजाजत है। अब सवाल ये अराइज होता है कि किस वक्त आपने कैश अकाउंटिंग फॉलो करनी है, किस वक्त एक्रूअल फॉलो करनी है। वो हमने कल पढ़ लिया था कि कंपनीज ने हमेशा एक्रूअल अकाउंटिंग फॉलो करनी है, और जो अदर लोग हैं इंडिविजुअल्स एओपीज, वो कैश अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकते हैं, एक्रूअल अकाउंटिंग भी फॉलो कर सकते हैं। हमने फिर पूछा था कि यार फिर भी कौन सी फॉलो करें, तो उन्होंने पॉइंट 1 में कहा था कि जो रेगुलरली आप अकाउंटिंग की क्लास में यूज कर रहे हो ना, वही वाली बेशक यूज कर लो जो आप अपने अकाउंट्स बनाने के लिए कर रहे हो। तो आपकी मर्जी है, चॉइस है, कैश कर लो या एक्रूअल कर लो। बहरहाल जो बंदा कैश अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है वो बंदा इस कुर्सी की कॉस्ट पता है कैसे निकालेगा, चाहे प्राइम कॉस्ट से निकाल ले चाहे एब्जॉर्प्शन कॉस्ट से निकाल ले। यानी जो बंदा, कैश अकाउंटिंग क्या होती है कि एब्जॉर्प्शन और प्राइम कॉस्ट और कैश और एक्रूअल को खुदा के लिए मिक्स ना करना, ठीक है। कैश और एक्रूअल तो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ये तो एब्जॉर्प्शन और प्राइम कॉस्ट तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कैश और एक्रूअल तो पूरे बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के ऊपर डील करता है, यानी पैसे आने हैं तो इनकम में डालने हैं, या चीजें बिक जाएं पैसे आए ना आए तो इनकम में डालने हैं। ये तो कैश और एक्रूअल अकाउंटिंग की मैं डिस्कशन कर रहा हूं। बहरहाल जो बंदा ये पसंद करता है कि मैं कौन सी अकाउंटिंग फॉलो करूंगा जी, मैं फॉलो करूंगा कैश अकाउंटिंग, उसकी चॉइस है। चाहे वो कुर्सी की कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वेरिएबल वाले डाल के कॉस्ट मेजर कर ले, नहीं करना तो फिर कुर्सी की कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड सारी चीजें डाल लें। लेकिन मोहतरम जो बंदा एक्रूअल अकाउंटिंग पसंद कर रहा है उसके लिए सिर्फ एक ही मेथड अलाउड है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। तो इधर देखें, जो बंदा कैश अकाउंटिंग यूज कर रहा है उसके पास इन दोनों में से चॉइस है, जो मर्जी यूज करें, ये और ये। और जो बंदा कौन सी अकाउंटिंग यूज करे वो मस्ट यूज करे कौन सा मेथड। बस ठीक है, बात समझ आ गई आपको। और आगे चलें। अच्छा यार, ये ना IS2 इन्वेंटरीज है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में पढ़ लेंगे, बात बड़ी आसान सी है।
इन्वेंट्रीज के में ना दो चीजें अलाउड होती हैं, FIFO और वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज, अच्छा अब मोहतरम मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बोरी है, इस बोरी में यहां तक आपने डाली गंदम, जिस वक्त गंदम आपने खरीदी थी, ये चलो चावल कर लो, यहां डाले चावल, जिस वक्त चावल आपने खरीदे थे वो 200 रुपए के थे किलो, तो ये आपने 10 किलो चावल डाल दिए, कोई ग्राहक नहीं आया। फिर आपने बोरी और भरी, 20 किलो चावल और डाल दिए, लेकिन वो आपको 200 रुपए के नहीं मिले थे, उस वक्त जरा बाजार में महंगाई हो गई थी, वो आपको 205 रुपए के मिले। अब ये बोरी में 10 किलो चावल ये पड़े हैं और 20 किलो चावल ये पड़े हैं। 10 किलो चावल आपने लिए हुए हैं 200 रुपए के एतबार से और 20 किलो चावल आपने लिए हुए हैं 205 के एतबार से। आपने पकड़ी बोरी और बोरी को पकड़ के ऐसे ऐसे हिलाया तो चावल सारे हो गए मिक्स। अब एक ग्राहक आया, आपने उसको चावल बेचने, जितने मर्जी का बेचें, आपकी मर्जी है, 230 रुपए का बेचें, 240 का बेचें, वो आपकी मर्जी है। कौन से, वो तो कितने का बेचे ना, ये तो मैं सेल प्राइस की बात कर रहा हूं, इससे पहले मैं कॉस्ट की बात कर रहा था। कौन से वाले चावल बेचे ये बता दो। अब ये आपकी चॉइस है, जो अकाउंटिंग वाले कहते हैं जो मर्जी असम्पशन ले लो। ये एज्यूम कर लो पहले वाले पहले बिक गए। क्या एज्यूम कर लो? अगर आप ये असम्पशन लेते हो मेरे भाई कि पहले वाले पहले बिक गए, तो फिर पता क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये करना पड़ेगा कि वो पुराने वाले बनी के कोई ग्राहक आके कहते हैं मुझे 2 किलो चावल दे दो, तो फिर कौन से वाले आपने इसको बेचे हैं? पहले वाले बेचे हैं जो 200 रुपए के खरीदे हुए थे। और अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे वो पहले बेचे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदे पहले बेचे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं 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 यार छोड़ो, एवरेज प्राइस निकाल लो, तो उसकी भी इजाजत है। एवरेज प्राइस क्योंकि आप पता नहीं ना कौन से चावल बेचे हो, तो चावल मिक्स हो गए हैं। दूसरी असम्पशन आप ये ले सकते हो, असम्पशन ही है ये, असम्पशन पहले ले सकते हो, जो पहले आए थे वो पहले बिके। दूसरी असम्पशन वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज क्या होता है? वेटेड एवरेज ये होता है कि आपने कुछ चावल 210 रुपए के एतबार से, 205 रुपए के एतबार से खरीदे हैं, कुछ 200 रुपए के एतबार से खरीदे हैं, उन दोनों की एवरेज निकाल लो, कुछ 203 रुपए, 204, जितनी भी एवरेज निकालाई वो एवरेज निकाल लो, वो एवरेज निकाल के रिकॉर्ड कर लो। तो आपकी मर्जी है स्टॉक को FIFO पे रखो या वेटेड एवरेज पे। क्लियर? लेकिन मोहतरम एक जगह पे FIFO वेटेड एवरेज फेल हो जाता है। आपने एक गाड़ी खरीदी है 10 लाख रुपए की और एक आपने गाड़ी खरीदी है 40 लाख रुपए की। अब क्या हुआ, आपने ये नीचे वाली गाड़ी बेच दी, नीचे वाली गाड़ी बेच दी। अब आपके पास पड़ी कौन सी वाली गाड़ी है? ऊपर वाली गाड़ी। अब आपसे किसी ने आके पूछा यार जो आपकी गाड़ी पड़ी आप उस पर कौन सा मेथड यूज कर रहे हो? आपने कहा यार मैं वेटेड एवरेज यूज कर रहा हूं। तो उसने कहा अच्छा वेटेड एवरेज यूज कर रहे हो, यानी ये 40 लाख वाली गाड़ी और 10 लाख वाली गाड़ी, 40 जमा 10 50 लाख हो गया, 50 लाख डिवाइड बाय 2 एवरेज से निकालो, तो इसका मतलब है 25 लाख वाली गाड़ी। तो इसका मतलब है कि जब आप ये गाड़ी बेच दोगे तो थोड़ी देर बाद समझोगे मेरे पास 25 लाख की कॉस्ट वाली गाड़ी पड़ी रह गई है, और अब कस्टमर आएगा उसको 25 लाख वाली गाड़ी 26-27 लाख की करके बेचोगे। ये तो अजीब सी बात है, यहां पे कैसे एवरेज लग सकती है? सोचना मेरी बात। मिसाल के तौर पे मैं ये गाड़ी बेच दूं 10 लाख वाली, अब मेरे पास स्टॉक में कौन सी पड़ी है? मैंने ये बेच दी 10 लाख वाली, अब मेरे पास स्टॉक में कौन सी पड़ी है? अब मैं सोच रहा हूं कि ये कितने वाली गाड़ी है। अब मैं सोचूं यार ये एवरेज निकाल लो 10 और 40, नहीं नहीं यार ये एवरेज नहीं निकलेगी। देखो यहां जाके FIFO वेटेड एवरेज फेल हो जाता है। चावलों की मिसाल में लगना था कि 205 वाले चावल पड़े हैं, 200 वाले चावल पड़े हैं, वहां जाके कोई तुक बन रही थी, कोई लॉजिक बन रही थी कि FIFO लगाएं या वेटेड एवरेज लगाएं। लेकिन यहां तो कोई लॉजिक नहीं बन रही, क्योंकि यहां तो सीधा सीधा पता है ये गाड़ी 10 वाली है, अब आप माशाल्लाह हिम्मत करके 12 लाख की कस्टमर को बेच दो, ये 40 वाली है 45-46 लाख की बेच दो। यहां पे तो एवरेज निकालने की दोनों गाड़ियों की इकट्ठी करके जरूरत को प्राइस निकालेंगे, वो तो कोई तुक बनेगी नहीं, यहां एवरेज निकालने की कोई लॉजिक बन रही है। तो यहां FIFO वेटेड एवरेज फेल हो जाएगा।
यहाँ पे आपको जो है खुद ही गाड़ी की हर गाड़ी की अलग कॉस्ट रखनी पड़ेगी, लेकिन चावलों में पॉसिबल नहीं, हर चावल के दाने की प्राइस अलग। पागल हो सर, मतलब जो आइडेंटिटी, हाँ अब वो पढ़ें वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, ये कौन से होंगे? वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल, जहां रेडिली आइडेंटिफाई हो ही नहीं रहे कि कौन से वाले कितने के खरीदे हुए हैं, चावल या गाड़ी? गाड़ी इज रेडिली आइडेंटिफिएबल। रेडिली का क्या मतलब होता है? फौरन। द गाड़ी इज रेडिली आइडेंटिफिएबल, बट चावल आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। वेयर आइटम्स ऑफ स्टॉक और बोलो 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 वेयर आइटम्स ऑफ चावल आर, वेयर आइटम ऑफ चावल आर नॉट रेडिली आइडेंटिफिएबल। A businessman may use FIFO or may use, बट एक दफा चूज कर लिया तो आप बदल नहीं सकते मेथड, एक ही दफा डिसाइड करना है। बट वंस चूजन अ स्टॉक वैल्यूएशन मेथड में बी चेंज विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर। आप खुद नहीं बदल सकते, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी कमिश्नर से, वो हो सकता है वो कंडीशंस लगा दे। तो जहां चीजें आइडेंटिफाई नहीं हो पाती उधर FIFO जो वेरिएबल लगा दे। और आगे अब लिख लें, अगर आइडेंटिफाई हो सकती हैं तो फिर FIFO वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं है। अगर आइडेंटिफाई हो सकती हैं तो FIFO वेटेड एवरेज की जरूरत नहीं है। जैसे कार्स, ओके चलेंगे आगे पढ़ें। स्टॉक एंड ट्रेड, यानी स्टॉक क्या होता है? जो दुकानों के ऊपर पड़ा होता है। स्टॉक जो है ना, दो किस्म के लोगों के लिए ये बात करें। अब कुछ भी नहीं, आगे जितनी सारी डेफिनेशंस हैं सारी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी हैं, बस 2-3 मिनट में इसको क्लोज करते हैं इस सेक्शन को। स्टॉक क्या होता है? जबानी मैंने याद करते रहना, आसान सी चीजें हैं। स्टॉक ये होता है जो दुकान के ऊपर पड़ा होता है, दुकानदार ने बेचने के लिए रखा होता है। या एक और बात है, कई दफ़ा स्टॉक दुकानदार बनाते हैं और कई दफ़ा फैक्ट्रियों वाले बनाते हैं, दुकानदार खरीदते हैं स्टॉक और फैक्ट्रियों वाले जो है वो खुद बनाते हैं। तो स्टॉक दो किस्म का होता है, कुछ लोग खुद बना के मेहनत करके स्टॉक बनाते हैं और कुछ लोग जो है वो बना बनाया खरीद के बेच देते हैं। दोनों स्टॉक को स्टॉक ही कहते हैं। सामान जो दुकान पे बेचने वाला होता है उसे स्टॉक कहते हैं। स्टॉक मीन्स एनीथिंग प्रोड्यूस्ड, मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड। होंडा वाले गाड़ियां बना रहे होंगे और ये जो दुकानदार हैं सड़कों पे बैठे हुए, ये बोतलें सिर्फ खरीद के बेच रहे होंगे। पेप्सी वाले उधर बोतलें बना रहे होंगे, ये दुकानदार तो सिर्फ खरीद के बेच रहे होंगे। एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर, एक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर होता है रॉ मटेरियल। लिख लो रॉ मटेरियल, पूरा लिखना रॉ मटेरियल। होंडा कार ने शीशा खरीदा, वो शीशा भी स्टॉक है, शीशा रॉ मटेरियल है, शीशा रॉ मटेरियल है, स्टॉक है। इससे इंशाल्लाह फिनिश गुड्स गाड़ी बनेगी। एनीथिंग एक्वायर्ड फॉर सेल। और आपको पता है स्टॉक हम क्यों खरीदते हैं? बेचने के लिए। रॉ मटेरियल तो नहीं बेचने के लिए होता, रॉ मटेरियल में फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेचते हैं, गाड़ी बना के बेचते हैं। और एक्सचेंज, ये एक चीज देके दूसरी चीज लेंगे। मींस एनीथिंग, एनी मटेरियल टू बी कंज्यूम्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस। कोई मटेरियल भी जो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम हो जाए। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कंज्यूम क्या होता है? ऑयल, ग्रीस, जो मर्जी समझ लो। प्रोडक्शन प्रोसेस में ऑयल यूज होगा, जाहिर बात है ये कुर्सी बन रही है तो कुर्सी में कोई लोहे की सरफेस स्मूथ करनी पड़ गई, जंग उतारना पड़ गया तो ऑयल वगैरह यूज होगा, लेकिन वो कंज्यूम हो जाएगा। अब एक दिन बाद आओगे वहां हाथ फेरोगे, ऑयल आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो अपना जो है काम दिखा के भी चला गया होगा। However, shares will not be considered as stock in trade. शेयर्स पे कौन सा चैप्टर लगता है? कैपिटल गेन का चैप्टर, तो इसलिए कहते हैं शेयर्स इस चैप्टर में फॉल नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है यार? जो कुर्सी में इस्तेमाल हुआ है। मींस मटेरियल कॉस्ट बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट है ना, इसका पार्ट बन गई है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट लेबर क्या होती है? मींस लेबर कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर ऑफ स्टॉक। जिन मजदूरों के हाथ लगे हुए हैं इस कुर्सी बनाने में, वो डायरेक्ट लेबर है। और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या होते हैं? वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड जहन में लाओ। पैकिंग मटेरियल, कितना पैकिंग मटेरियल इस्तेमाल होगा? करोड़ों रुपए का, या जितनी सिर्फ कुर्सियां बनी, जितनी कुर्सियां बनी। मींस ओवरहेड्स विच वेरी डायरेक्टली विद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ स्टॉक। चेंज इन वॉल्यूम किससे क्या मुराद है? चेंज इन क्वांटिटी। अगर स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो ज्यादा, अगर स्टॉक की क्वांटिटी कम होगी तो कम। वेरिएबल, इसलिए इनको क्या कहते हैं?
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा यार ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये जो है ना, इसने फिक्स्ड ओवरहेड की मिसाल नहीं दी, कोई की डेफिनेशन नहीं दी। इसने फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है और ऊपर वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लिखा है। असल में इसने सिर्फ किधर है, इसने सिर्फ मिसाल दी है फैक्ट्री ओवरहेड्स की और फिर आगे डेफिनेशन दी है वेरिएबल की, फिक्स्ड की डेफिनेशन नहीं दी इसने। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की डेफिनेशन दी है, वेरिएबल की डेफिनेशन दी है, फिक्स्ड की डेफिनेशन नहीं दी। चलें जी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। अच्छा यार फैक्ट्री ओवरहेड्स की ना डेफिनेशन के दो तरीके थे, आपने जरा बताना है कौन सा आसान तरीका है, कौन सा मुश्किल तरीका है। फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड फैक्ट्री ओवरहेड्स इंक्लूड वेरिएबल एंड फिक्स्ड। एक और तरीका है मुश्किल तरीका, आसान तो वो भी है लेकिन औखे तरीके से, ऑल फैक्ट्री कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड लेबर। ये भी तो हो सकता है। एक तरीका क्या, फैक्ट्री ओवरहेड मींस वेरिएबल एंड फिक्स्ड। दूसरा तरीका क्या, ऑल, ये भी तो फैक्ट्री में ही खर्चे होते हैं लेकिन ओवरहेड्स का मतलब होता है मटेरियल लेबर के अलावा। तो ओवरहेड की क्या कहते हैं डेफिनेशन देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है ओवरहेड की डेफिनेशन देने का फिक्स्ड और वेरिएबल। दूसरा तरीका है ओवरहेड की डेफिनेशन देने का ऑल कॉस्ट्स एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर। तो इसने दूसरा तरीका पसंद किया। टोटल कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट लेबर, अदर देन डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल के अलावा। नेक्स्ट 5 FIFO मेथड ये होता है, ये assumption होती है जो चीज पहले खरीदी थी पहले बिक गई। जैसे अजीब सी बात करूं, दुकान पे नहीं होता एक शाम के समोसे पड़े होते हैं, एक सुबह के समोसे आए हुए पड़े होते हैं। जो शाम को खरीदे होते हैं वो पहले के आए होते हैं, वो उनको पहले बेचता है ताकि वो बासी ना हो जाए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट is an accounting principle in which stock is valued on the assumption that it is sold in the order of, it is sold in the तरतीब of acquisition। जैसे खरीदा वैसे बेच दिया। यानी सुबह सुबह अगर वो समोसे बेचे तो कौन से वाले पहले बेचेगा, रात वाले बेचेगा या सुबह सुबह जो ताजा बन के आए हैं वो बेचेगा, रात वाले बेचेगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और एवरेज मेथड क्या होता है, शॉपर में दोनों डाल दिए, एक रात वाला एक सुबह वाला। इज एन अकाउंटिंग मिशन स्टॉक इज वैल्यूड ऑन एवरेज कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होती है बता दो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। आगे बना लो, दो किस्म के होते हैं, वेरिएबल भी होते हैं और बना लो यहां पे। अच्छा जी, अगला जी बड़े गौर से सिनेरियो समझना है आपने। डॉलेंस इज इन नीड ऑफ मनी, डॉलेंस को पैसों की जरूरत है, ठीक है। अब आप कह रहे होंगे डॉलेंस का ऑनर
अब्बू से ले ले, अम्मी से ले ले, चाचू से ले ले, ताया से ले ले, ये लिखा होता तो सेक्शन खत्म था, आसान सी बात थी। लेकिन डॉलर्स को पैसों की जरूरत है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, पता नहीं कौन कौन सी ट्रांजेक्शन आजकल शुरू हो गई हुई है। एक ये तरीका है, बैंक से लोन ले लें, बैंक से लोन ले लें। लेकिन बैंक आपको पता है चाचे का पुत्र नहीं होगा, फिर बैंक आपके बदले में इंटरेस्ट लेगा। बैंक आपसे बदले में क्या लेगा? इंटरेस्ट लेगा। तो डॉलेंस को अपने बिजनेस के लिए पैसों की जरूरत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? डॉलेंस क्या ले ले? बैंक से लोन ले ले। डॉलेंस को अपने बिजनेस के लिए लोन की जरूरत है। एक ऑप्शन अवेलेबल है। डॉलेंस क्या करें? डॉलेंस मैं ना पॉइंट 3 की तरफ आ रहा हूं। पहले डॉलेंस ना शिरकत कर ले। शिरकत, शराकत। शिरकत शराकत क्या होता है? दो लोग, यानी डॉलेंस अखबार में इश्तिहार दे, मुझे पैसे चाहिए। इंडिविजुअल्स आएंगे, इंडिविजुअल्स। रशीद आ रहा होगा, कामरान आ रहा होगा, इंजमामुल हक आ रहा होगा, सकलैन मुश्ताक आ रहा होगा, शेख रशीद आ रहा होगा, बिलावल आ रहा होगा। यार थोड़े थोड़े पैसे मेरे से ले लें, लाख 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 रुपए मेरे से ले लें। सारे लोग लाख लाख रुपए देके चले जाएंगे। 6 बंदे आए हैं मेरे ख्याल से, ये 6 लाख रुपए डॉलेंस के पास चला गया। डॉलेंस उनसे शिरकत कर लेगी और वो जो लोग डॉलेंस के लिए पैसे लेके आए हैं घर से, डॉलेंस उनको कोई ना कोई सर्टिफिकेट देगी। उन लोगों को क्या कहा जाएगा? इंजमामुल हक घर से डॉलेंस के लिए पैसे लाया, शेख रशीद घर से पैसे लाया, सकलैन मुश्ताक घर से पैसे लाया। तो इंजमामुल हक के पास एक सर्टिफिकेट होगा इस बात का कि सबूत होना चाहिए कि मैंने कंपनी में पैसा डाला हुआ है। तो इंजमामुल हक को क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट होल्डर। इंजमाम के पास सर्टिफिकेट होगा, होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर। सर्टिफिकेट इश्यूअर कौन है? वैसे सर्टिफिकेट बना के कौन देगा? डॉलेंस। तो सर्टिफिकेट होल्ड कौन करेगा? ठीक है, इंजमाम वगैरह सर्टिफिकेट होल्ड करेंगे। ये इंडिविजुअल्स होंगे, लेकिन इनको ना साल के आखिर में सूद नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने शिरकत की है। तो इनको उस बदले में प्रॉफिट दे दिया जाएगा, क्योंकि ये घर से पैसा लाए हैं। तो डॉलेंस ने सोचा तौबा तौबा करते हैं, बैंक से लोन नहीं लेते, शिरकत कर लेते हैं इस्लामिक टर्म्स के मुताबिक। तो अब ये इंडिविजुअल्स को लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं देगी, बल्कि ये जो पैसा डाला हुआ इन्होंने इस पर प्रॉफिट देगी। लेकिन अगर आप ये अरेंजमेंट ये अरेंजमेंट बड़ा मुश्किल होता है। अखबार में इश्तिहार देना और फिर लोगों का आना, लोगों का लाख लाख रुपए लाना, फिर सर्टिफिकेट बनाना, बना के लोगों को देना, फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका आसान हल ये है कि आप इस्लामिक बैंक के पास चले जाएं, लेकिन वो इतनी आसानी से फिर काबू नहीं आते, आपको पैसे नहीं देते, वो बड़ी मिन्नत समाजत फिर करनी पड़ती है। तो इस्लामिक बैंक के पास आप चले जाएं और उससे वही अरेंजमेंट कर लें मुशारका का। मुशारका क्या होती है? शिरकत। तो बैंक को कहें यार थोड़े से पैसे आप डाल दो हमारे बिजनेस में, थोड़े से हम डाल देते हैं, काम शुरू कर लेते हैं। तो बैंक को साल के आखिर में अब आप लोन पर इंटरेस्ट देंगे या आपसे जो पैसा दिया उसमें से प्रॉफिट देंगे? प्रॉफिट फिर ऊपर नीचे भी हो सकता है। प्रॉफिट इंटरेस्ट सूद की तरह फिक्स नहीं होगा, ये ऊपर नीचे भी हो सकता है, कम भी उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये मुख्तलिफ इसको कहते हैं, एक मैं लफ्ज बोलने लगा हूं, मोड्स ऑफ, लॉ का लफ्ज नहीं है, वैसे एक बीच में जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी, मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। यानी कौन कौन से मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग है। डॉलेंस को अगर आपसे लोन चाहिए तो कौन कौन से तरीके हैं इसके। अच्छा, आखिरी ऑप्शन पता है क्या है? आखिरी ऑप्शन ये है, मुशारका में ना, ये वाला भी मुशारका है, ये वाला भी मुशारका है, देखा करें ऊपर, ये वाला भी मुशारका है, ये वाला भी मुशारका है। मुशारका में ना डॉलेंस को भी थोड़ा पैसा डालना पड़ता है, इसको शिरकत कहते हैं। डॉलेंस भी पैसे डालते हैं और इंडिविजुअल पैसे डालेगा, या इस सिनेरियो की बात करूं, डॉलेंस पैसे डालेगा, बैंक पैसे डालेगा। लेकिन जो मुदारबा है ना, उसमें एक बंदा पैसा डालता है, दूसरा बंदा सर्विस देता है। बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं आपको, एक बंदा पैसा डालता है, दूसरा बंदा सर्विस देता है। तो अब ऐसी सूरत के अंदर मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि डॉलेंस को दोबारा पैसों की जरूरत पड़ी। अब डॉलेंस को पैसे देने शुरू किए, लो जी, वसीम अकरम ने, बाबर आजम ने, मोहम्मद रिजवान ने, इन लोगों ने पैसे देने शुरू कर दिए। पकड़ो भाई पैसे हमारी तरफ से डॉलेंस में, हम सिर्फ पैसे देंगे, डॉलेंस तुम पैसे ना डालना, तुम सर्विस दो अपनी, तुम एसी बना के दो, और जो पैसे आएंगे उनमें थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट दे देना। तो बता दें जी, डॉलेंस के पास पैसे लेने के कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। नंबर 1, बैंक से लोन ले ले, कुछ पैसे खुद डाल ले, कुछ इंडिविजुअल्स को डालने को कह दे, कुछ पैसे खुद डाल ले, कुछ इस्लामिक बैंक में डालने को कह दे, कुछ पैसे खुद ना डाले बल्कि कुछ इंडिविजुअल्स डाल लें। ठीक है,
इस सूरत में बैंक को आपको इंटरेस्ट सूद देना पड़ेगा। इन सारी सूरतों में अगर आपको प्रॉफिट आया तो आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देंगे। बहरहाल मोहतरम, डॉलेंस के लिए अगर डॉलेंस के जूते पहन के देखें, डॉलेंस के लिए तो खर्चा ही है ये। डॉलेंस ने मिसाल के तौर पर इसको 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, इसको 10 रुपए इंटरेस्ट दिया, इसको 4 रुपए प्रॉफिट दिया, इसको 3 रुपए प्रॉफिट दिया, इसको 1 रुपए प्रॉफिट दिया। तो जो भी ये अमाउंट्स हैं ये डॉलेंस की बुक्स में किसके तौर पे माइनस करने की इजाजत है? खर्चा। इन सारी चीजों को डॉलेंस डिडक्शन के तौर पे माइनस करने दिया जाएगा। क्लियर? चलें जी, अब आप हजरात देख लें, पॉज करके नोट करना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन पहले मैं एक दफ़ा पढ़ा देता हूँ। अगर फिर आपको ज़रूरत हुई नोट करने की आप कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऐसा सच नोट करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखें ज़रा, चलिए ना उठते ऊपर जाने की तैयारी करते रहा करें साथ साथ। अच्छा जी, अच्छा डॉलेंस के पास एक और ऑप्शन भी है कि डॉलेंस किसी से पैसे ना ले, बैंक से जाके मशीन लीज पे ले ले। ये वाली ऑप्शन भी है। डॉलेंस किसी से रोकड़ा ना ले, डॉलेंस किसी से पैसे ना ले, बल्कि क्या करे? बैंक से जाके मशीन लीज पे ले ले। ऐसी सूरत में बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा या लीज का किराया देना पड़ेगा? लीज का किराया देना, फिर किराया माइनस करने की इजाजत होगी। और ये बात मेरे ख्याल से क्लास में एक दफा पहले हो चुकी हुई है। A deduction shall be allowed for a tax year for, assume करते हैं डॉलेंस के बुक्स हैं, रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू बैंक फॉर एसेट यूज्ड इन बिजनेस। तो डॉलेंस के पास अगर पैसे नहीं हैं तो 4 ऑप्शंस मैंने डायग्राम में पढ़ाई थी, 5वीं मैंने अब डाल दी। डॉलेंस के पास अगर पैसे नहीं है तो बैंक से जाके मशीन लीज पे ले ले और बैंक को किराया पे करे। ऑप्शन किराए पे चीज ले ले। ऑप्शन 2 ये है, और 3 और 4 और 5 वो मैं पढ़ देता हूं। वो 4 चीजें ये हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी, ए, सी, आई और एच। वो क्या है? एनी इंटरेस्ट, ये एक लाइन रह गई है, ये इंशाल्लाह मैं पढ़ाता हूं, याद करना ये वाली। अच्छा, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय, अंडरलाइन करो ना, डॉलेंस, इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। अगला सफा समझ आ गई? अच्छा यार प्लीज ऊपर से मिला के पढ़ना, ये रिडक्शंस नॉट अलाउड का सेक्शन नहीं है, ये अलाउड की मिसालें हैं। अ रिडक्शन शैल बी अलाउड, अ रिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर अ टैक्स ईयर, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय डॉलेंस इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस। अच्छा, एनी प्रॉफिट अमाउंट, अमाउंट इसलिए उसने लिखा कि ये इंटरेस्ट नहीं होता, अमाउंट की जगह प्रॉफिट लिख दो अपने समझने के लिए। यहां भी अमाउंट की जगह प्रॉफिट लिख दो। देखो सी, आई और एच, इन तीनों में अमाउंट की जगह प्रॉफिट लिख दो बेशक। अच्छा, एनी प्रॉफिट पेड टू मुदारबा होल्डर का मतलब बताओ, मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर का मतलब, पेड टू मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर का मतलब बताओ। जो इंडिविजुअल घर से पैसे लेके आ रहे हैं इन्हें क्या कहेंगे? मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर। मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर और मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर में क्या होता है? मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर सिर्फ अपनी तरफ से पैसे लाता है, डॉलेंस से नहीं कहता पैसे डालो। मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर क्या होता है? डॉलेंस भी पैसे डालता है और ये बंदा भी पैसे डालता है। तो बस बात वही है, एनी इंटरेस्ट पेड बाय द डॉलेंस। इसको ना याद करने, बड़ा आसान सा सेक्शन है इधर बैठे बैठे। एनी इंटरेस्ट पेड बाय डॉलेंस इफ द लोन इज यूज्ड इन बिजनेस, एनी प्रॉफिट पेड टू अ मुदारबा सर्टिफिकेट होल्डर या टू पार्टिसिपेशन टर्म सर्टिफिकेट होल्डर। थोड़ा पार्टिसिपेट कर रहा है हमारे साथ, बस छोड़ें। फॉर फंड्स बोरोड बाय डॉलेंस, for funds borrowed by डॉलेंस, any profit paid by a डॉलेंस, paid by डॉलेंस लिखो ना यार, any profit paid by डॉलेंस to a मुशारका सर्टिफिकेट होल्डर, any profit paid by डॉलेंस to a bank under a scheme of, to Islamic bank, to Islamic bank under a scheme of मुशारका। इन सब के बैक एंड पे वजह क्या थी? डॉलेंस वॉज इन नीड ऑफ मनी। अब मेरे ख्याल से वो जो डायग्राम मैंने बनाई हुई थी वो बनाने की जरूरत नहीं है,
मैंने वो जो लाइन ऊपर लिखी हुई थी ना उस डायग्राम में वो भी लिख दी है। आप बताओ वो डायग्राम देखे बगैर सिनेरियो क्या जहन में लाएं? डॉलेंस को किसकी जरूरत है? पैसों की। तो डॉलेंस को फिर खर्चा माइनस करने की इजाजत है लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करे, या लोगों को कहे तुम घरों से पैसे ले आओ। जो लोग घरों से पैसे लाएंगे उन्हें बदले में क्या हम डॉलेंस वाले देंगे? सर्टिफिकेट। हम सर्टिफिकेट देंगे तो उन लोगों को क्या कहेंगे? सर्टिफिकेट होल्डर। जैसे कॉलेज सर्टिफिकेट बच्चों को देता है तो बच्चे कहते हैं मेरे पास सर्टिफिकेट है कि मैंने रेस में हिस्सा लिया था, तो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको सर्टिफिकेट होल्डर कहा जाएगा। इट्स ओवर। ओके, पॉइंट डी यार बिल्कुल अलग है। पॉइंट डी ना डॉलेंस की बुक्स में समझ नहीं आएगा। पॉइंट डी है बुक्स ऑफ बैंक। बुक्स ऑफ बैंक। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसी बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए, किसी बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए तो बैंक उसको इंटरेस्ट देगा या लेगा? यहां बस किसी बंदे ने बैंक में लाख रुपया रखवाया, कोई काफिर था उसने बैंक में लाख रुपया रखवा दिया, तो बैंक साल के एंड पे उसको 10,000 दे देगा। वो 10,000 बैंक के लिए खर्चा होगा, खर्चा होगा। तो बैंक आपको पता है पैसे लोगों के रखता भी है, लोगों को उधार देता भी है। जिनको उधार देता है उनसे इंटरेस्ट लेता है। बहरहाल उस साइड को छोड़ो भी। अगर कभी किसी बंदे ने बैंक में पैसे रखवाए लाख रुपए और बैंक ने साल के आखिर में उसे आके कहा यार ये पकड़े 10,000 रुपए, तो बैंक के लिए 10,000 रुपए क्या है? इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। और ये सेक्शन भी ना डिडक्शंस का है सारा। तो बुक्स ऑफ बैंक जहन में लाएं। एनी अमाउंट पेड बाय टू अ पर्सन मेंटेनिंग अ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और अ डिपॉजिट अकाउंट। बैंक के लिए ये खर्चा है, बैंक के लिए ये खर्चा है। अच्छा बैंक के लिए तो ये खर्चा हो गया। लेकिन पेज 240 पे उस बंदे के लिए ये इनकम होगी। पेज 240 पे अदर सोर्स के चैप्टर में उस बंदे के लिए ये इनकम होगी, बल्कि मैंने उर्दू में लिख भी दिया था उस चैप्टर में, इंटरेस्ट कमाया उस बंदे के लिए ये इनकम होगी। उसके लिए तो अदर सोर्स के चैप्टर लगेगा, लेकिन बैंक के लिए ये क्या होगा? खर्चा होगा। जैसे सुनो ना मेरी बात, सैलरी के चैप्टर में सर आसिफ के लिए वो सैलरी इनकम है, तो सर आसिफ को जब सैलरी मिलेगी तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी कहेंगे उसे। और राइज वालों के लिए बिजनेस कर रहे हैं, राइज वाले बच्चों को पढ़ाने का, उसके लिए उनको सर आसिफ को तनख्वाह देनी पड़ी है, तो राइज वाले उसे अपना खर्चा कह रहे हैं। तो अगर कोई बंदा बैंक में पैसे रखवाए तो बैंक वाले क्या कहेंगे? मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बैंक के लिए वो खर्चा है। और उस बंदे के लिए इनकम है। उस बंदे के लिए इनकम हमने पढ़ी थी पेज 240 पे अदर सोर्स के चैप्टर में। तो बता दें इधर बैंक इंटरेस्ट कमा रहा है या बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, और बोल दें इधर बंदा इंटरेस्ट कमाएगा ना, बैंक क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। अंडरलाइन करें पेड बाय बैंक। ये देखो पेड बाय बैंक। तो बैंक बताओ इंटरेस्ट पे कर रहा है या रिसीव कर रहा है? इसको यार इंटरेस्ट कर लो, यहां अमाउंट का लफ्ज कंफ्यूज करेगा। एनी इंटरेस्ट पेड बाय बैंक टू अ पर्सन। किस बंदे को पे कर रहा है? मेंटेनिंग प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और डिपॉजिट अकाउंट। तो उर्दू में लिखो, एक बंदे ने बैंक में लाख रुपया रखवाया तो बैंक उसको इंटरेस्ट देगा। एक बंदे ने बैंक में लाख रुपया रखवाया तो बैंक उसको इंटरेस्ट देगा। आगे लिखो, ये बैंक के लिए खर्चा होगा। आगे ना दो आसान सी बातें, देखो इधर। ये बात
आसान सी है, लेसर है एक बैंक, लेसर क्या करते हैं, लेसर तो लोन नहीं देते, वो तो एसेट देते हैं। तो लेसर है एक बैंक, उसने एसेट दिया, तो लेसर ने जब एसेट दिया किसी को, तो लेसर ने इतने ज्यादा गाड़ियां लीज पे दे दी, कार लीजिंग आपने अक्सर सुनी होगी, लेसर ने इतनी ज्यादा गाड़ियां 100 गाड़ियां लीज पे दे दी कि लेसर जो बैंक है, लेसर बैंक्स होते हैं आमतौर पे या लीजिंग कंपनीज भी होती हैं, तो लेसर के पास इतना टाइम नहीं कि लोगों से किराया रिकवर करे, तो लेसर ने ना बंदे रखे होते हैं, जैसे कॉलेज वालों ने फीस कलेक्ट करने के लिए प्रिंसिपल साहब नहीं फीस कलेक्ट कर रहे होते, जैसे डॉक्टर साहब नहीं फीस ले रहे होते, बाहर बंदा रखा होता है, तो लेसर भी बंदे रख लेता है, बंदे रख लेते हैं, इन बंदों को कहते हैं डेट कलेक्शन एजेंट। अब लेसी क्या करेगा, इधर देखो ये कौन है, गाड़ी लीज पे देने वाला यानी बैंक, ये कौन है, गाड़ी लीज पे लेने वाला, और ये डेट कलेक्शन एजेंट है, एजेंट समझ लो जिसे आप। अब किसी बंदा, कोई बंदा कहता है मेरी गाड़ी का किराया 100 रुपये है, तो ये गाड़ी का किराया सबसे पहले एजेंट को देगा, एजेंट ने इसको 98 क्यों दिए हैं, एजेंट ने अपना कमीशन काटा है, अपना कमीशन काटा है, ठीक है। एजेंट का बड़ा मुश्किल सा नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल, पता नहीं व्हीकल इसे शायद इसलिए कह रहे हैं कि इससे पैसे लेता है जाके इसको देता है तो चलता ही रहता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल, लेकिन हम अपने समझने के लिए नाम लिख लेते हैं डेट कलेक्शन एजेंट। लेकिन प्लीज मुझे बता दो ये 2 रुपए किसके लिए खर्चा है, सोच के बताओ, ये 2 रुपए किसके लिए खर्चा है, लेसर के लिए, क्योंकि लेसर को आने कितने थे किराए 100, आए कितने, अच्छा इसको जरा बीच में से हटा दो, इसको बीच में से हटा दो, अब लेसी लेसर को कितने देगा 100, लेकिन लेसर को बड़ी हैसल होगी और लेसर को पीछे जाना पड़ेगा, मिन्नतें करनी पड़ेंगी, स्यापा होगा, तो लेसर इस सारी चीज से बचने के लिए क्या पसंद किया इसने, क्या रख लिया, एजेंट रख लिया। अब बताओ लेसर को जो पैसे मिल रहे हैं वो पूरे मिल रहे हैं या कट कटा के मिल रहे हैं, कट कटा के मिल रहे हैं, तो ये 2 रुपए का खर्चा लेसर क्यों बर्दाश्त करे, इसलिए कि ताकि इसको हैसल ना हो, जरा मेंटली रिलैक्स रहे, तो 2 रुपए लिख लें, एक्सपेंस होगा लेसर के लिए। और ये जो एजेंट रखा हुआ है लेसर ने, इसको कहते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल। अच्छा इस 2 रुपए का बड़ा अजीब सा नाम है, इस 2 रुपए का बड़ा अजीब सा नाम है, खर्चा तो है ना ये, लेकिन इस खर्चे का नाम भी होना चाहिए ना, ये मैं नाम लिख रहा हूं, मुझे बताना समझ आ रहा है, बताओ ये नाम समझ आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सिक्योरिंग रिसीवेबल, किसका रिसीवेबल है, लेसर का, किसने मशीन किराए पे दी हुई है, लेसर ने, तो किराया किसने लेना है, लेसर ने, तो रिसीवेबल किसका है, लेसर का है, किससे रिसीवेबल है, लेसी से, तो कौन अपना रिसीवेबल सिक्योर कराना चाह रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं, कॉलेज वाले अपना रिसीवेबल सिक्योर करते हैं या आप लोग स्टूडेंट्स, कॉलेज वाले अपना रिसीवेबल सिक्योर करते हैं बंदे खड़े करके, तो अब कौन अपना रिसीवेबल सिक्योर करा रहा है, लेसर। कॉलेज वाले टीचिंग सर्विसेज दे रहे हैं, लेसर जो है मशीन की सर्विसेज दे रहा है, लेसी कस्टमर है। अच्छा यार एक और नाम सॉरी लिख लो, लेसर ना ओरिजिनेटर होता है, लेसर होता है ओरिजिनेटर, भूलेगा तो नहीं, ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर होता है जो ट्रांजैक्शन को ओरिजिनेट करे, लेसर ने असल में चीज लीज पे दी थी ना, मुश्किल सा नाम है लेसर का, ओरिजिनेटर, ओरिजिनेटर। देखो इधर द फाइनेंशियल कॉस्ट 2 रुपए, और देखो मैं बुक्स ऑफ लेसर में हूं, जे पॉइंट करा रहा हूं, द ₹2 ऑफ सिक्योरिंग ऑफ, ये 2 रुपए क्या है यार, रिसीवेबल सिक्योरिटाइज किए हैं, क्या सिक्योरिटाइज कराया, किसका रिसीवेबल सिक्योर हो रहा है, ऑफ लेसर, रिसीवेबल ऑफ लेसर। अच्छा ये अमाउंट निकलेगी यार कैसे 2 रुपए, बीइंग द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बता दो कैसे निकलेगा, अमाउंट रिसीवेबल बाय ओरिजिनेटर, रिसीवेबल, एक बात सुनना, रिसीवेबल तो 100 थी, लेसर लेसर रिसीवेबल 100 थी, लेकिन रिसीव कितनी हुई 98, रिसीवेबल 100 थी, याद रखना। द अमाउंट रिसीवेबल बाय लेसर कितनी जी
एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट, एसपीवी को अंडरलाइन करके, एंड द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एजेंट, वो कितनी है 98। बताओ रिसीवेबल कितनी है, रिसीव डिफरेंस, 2 रुपए को कहते हैं सिक्योरिंग रिसीवेबल की कॉस्ट। इस 2 रुपए का क्या करें, अ डिडक्शन शैल बी अलाउड। किसको 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 इन द बुक्स ऑफ किसको डिडक्शन अलाउ है, इन द बुक्स ऑफ लेसर। लेसर को ये 2 रुपए खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हुआ ये पॉइंट, अब हम और नहीं पढ़ते आज। EFG जो है ना, EFG, ये बस देख लें, इसकी भी एक डायग्राम है छोटी सी। ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है इसका, इस सेक्शन का। यार NDLC एक कंपनी है, HBFC एक कंपनी है, SME एक कंपनी है। NDLC ना लीजिंग कंपनी है, नेशनल डेवलपमेंट लीजिंग कंपनी। इसका काम क्या होता है, लोगों को चीजें लीज पे देना। HBFC का काम होता है हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लोगों को मकान बनाने के लिए कर्जे देना। SME का क्या काम होता है, छोटे छोटे कर्जे देना, 50,000 60,000, कोई ढाबा खोल ले, कोई छोटी सी दुकान खोल ले, कोई बर्गर शवारमे की दुकान खोल ले। SME स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये जो लोग है ना, ये बिजनेसेस, इन तीनों के आने से पहले पाकिस्तान में सिर्फ बैंक ही होते थे, लेकिन फिर बैंक्स की जब डिफरेंट टाइप्स शुरू हुई तो फिर लीजिंग कंपनीज बन गई, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस बन गई, SMEs बन गई। ये भी ऑलमोस्ट बैंक का काम करते हैं। अच्छा नीचे मत देखें, ये जब बने थे ना, तो ये लोग जब बने थे, जब इनका कारोबार शुरू हुआ था, इनके अपने पास ही पैसा नहीं था और लोगों ने इन पे एतमाद नहीं किया। पता नहीं यार ये कोई नई फॉर्म आ गई है बैंक की, तो कौन इसको पैसे दे, इसके शेयर होल्डर ही नहीं कोई बन रहा था। तो फिर ऐसी सूरत में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आगे बढ़ा था और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ना इनको पैसे दिए थे, 10 अरब तू रख ले, 10 अरब तू रख ले, 10 अरब तू रख ले, और मैं तुम्हें लोन देता हूं, चलो अपना काम शुरू करो, कारोबार अपना शुरू करो, फिर लोगों का एतमाद तुम पे खुद ही बन जाएगा। अब बता दें जी, अब बता दें क्या बनेगा। सर लोन से आएगा और जो बदले में उसको इंटरेस्ट, स्टेट बैंक किसको लोन देगा, NDLC को, और NDLC बदले में स्टेट बैंक को इंटरेस्ट पे करे। नोट कर लो। चले नहीं, डन। किसको पैसों की जरूरत पड़ी, जिसने आगे लोगों को लोन देने थे, उसी के पास पैसे नहीं थे। ये किसके पास गया, स्टेट बैंक के पास। स्टेट बैंक से क्या मांगा, लोन। अब ये स्टेट बैंक को क्या पे करेगा, ये इंटरेस्ट किसका खर्चा है, प्लीज बोंगी नहीं मारने, इंटरेस्ट किसका खर्चा होगा, इनका खर्चा होगा, इनके लिए इंटरेस्ट खर्चा होगा। पढ़ेंगे एनी इंटरेस्ट पेड बाय HBFC, NDLC और SME बैंक टू स्टेट बैंक। किसको इंटरेस्ट दिया, ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय स्टेट बैंक टू देम, उनको लोन दिया हुआ। चलो जी, अब क्या करें यार, बैड डेट तो इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे। पास पेपर्स निकाल लो कुछ। मौका अच्छा है, गनीमत में है, अहबाब घरों में बैठे हुए हैं, उससे कुछ गपशप हो जाए। कड्डो कौन सा सेक्शन है, कौन सा पास पेपर निकालें, किधर रह गया रे, आ जा रे, जल्दी आ जा। किससे 46 अभी नहीं हो सकता, 45 43 42 41। ये क्वेश्चन 40 होमवर्क में कर लेना। ये दे दिया था कल या नहीं दिया था, नहीं दिया था।
40 दे दिया था, लेकिन सर 40 का सिर्फ 0.1 करना है, 40 का सिर्फ 1 करना है, 2 पेंडिंग है, 2 नहीं, बस 40 का 1 बस टिक कर लो, 40 का 1। ये देख लो कि ट्रांसफर किया उसने अपनी सब्सिडरी को घाना के बाहर के मुल्क के अंदर कोई मशीन वगैरह, संभाल लो मशीन बाहर के मुल्क में उसने कर दी है, कुछ सेक्शन का नंबर भी शायद याद आ रहा हो, चलो छोड़ो ट्राई करना। अच्छा जी, ये क्वेश्चन 38 दिया था नहीं, इसने एक प्लांट एक्सपोर्ट किया है, संभाला जाएगा, मसला तो नहीं होगा, प्लांट एक्सपोर्ट किया है और इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग वगैरह बेची है, हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा, हो जाएगा। चलो ये भी होमवर्क में डाल दो, ये 5-5 मिनट लगाने हैं। वो 4 एक्सेप्शन जरा रिवाइज कर लेना, वो 4 एक्सेप्शन मैं जरा रिवाइज करवा दूं, चलो टाइम है आज। कोई भी एसेट जो पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, जब बिके तो WDV में रिडक्शंस नॉट अलाउड को ऐड कर देना, नंबर 1। नंबर 2, अगर 25 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदी थी ना, बेची जितने मर्जी की, जब वो गाड़ी बिके तो A into B over C कर देना कंसिडरेशन को, और जब कभी बिल्डिंग बिके और कंसिडरेशन कॉस्ट से ज्यादा हो तो BV का फॉर्मूला एक्सटेंड कर देना, और BV का फॉर्मूला एक्सटेंड करके कॉस्ट को काट के कंसिडरेशन लिख देना, और एक्सपोर्ट के केस में कंसिडरेशन को काट के कॉस्ट लिख देना। ओके चलें जी आगे। ओके क्वेश्चन 24, यार बिजली का बिल इसने कैश में पे कर दिया, कर सकते हैं? बिजली का बिल, फ्रेट, 0.21 का L यही था ना, खर्चे कैश में पे हो सकते हैं। अच्छा, इसने पेनल्टी पे की है 5,000 रुपए फॉर लेट सबमिशन ऑफ क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई इसने इंस्टॉलमेंट जमा करवानी थी, तो कोई इसने स्टेटमेंट जमा करवानी थी, वो इसने लेट जमा कराई है तो 5,000 रुपये जमा करवाया है। बचाओ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के लॉ का जुर्म करें तो जो खजाने, जो पैसे जाएंगे वो हमसाये को जाएंगे या हुकूमत के खजाने में जाएंगे, तो ये पेनल्टी टू गवर्नमेंट समझी जाएगी। तो बता दें ये खर्चा अलाउड होगा, नॉट अलाउड होगा? नॉट अलाउड होगा। अच्छा, अगला पॉइंट आपको नहीं समझ आएगा अभी। A person who places an eligible question 23 into service in Pakistan for the first time in a year, list down the assets that do not come under the purview of eligible. Eligible depreciable asset में कौन सी चीजें नहीं आती? सेकंड हैंड प्लांट परचेज फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन नया प्लांट अगर पाकिस्तान से खरीदते हैं वो एलिजिबल है। तो ये कौन से नहीं आते? वो जो 4 एक्सेप्शन थी, लेकिन वो 4 जो हमने थ्योरी में लिखी थी उस तरह नहीं, वो 4-5 जो लॉ में लिखी हुई है अंग्रेजी, वो लिख के आनी है आपने। अच्छा, डिस्कस द प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड कंप्यूटेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होती है पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाता है, और अगर बिजनेस का पहला साल हो तो जो घर से स्टॉक लाए हैं वो इधर बन जाता है, और कंप्यूट होता है क्लोजिंग स्टॉक लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे। जी कल पढ़ा था पिछली क्लास में। भाई किसी बैंक ने पेनल्टी पे की है, क्वेश्चन 18, स्टेट बैंक का रूल तोड़ने पे, तो जाहिर बात है स्टेट बैंक का रूल तोड़ेंगे, बैंक पेनल्टी पे करेगा, वो हुकूमत के खजाने में जानी है, और कहाँ जानी है? ये नहीं कहिएगा स्टेट बैंक के खजाने में जानी है, स्टेट बैंक की तो हुकूमत का ही है। बस ना करें आज, कर दें? किस टाइम है? हाँ अच्छा चलो, न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट जरा रिवाइज करवा दो। न्यूमेरिकल्स का फॉर्मेट कौन सा पेज है? ये पेज था डेप्रिसिएशन वाले सेक्शन में, पेज 136। अच्छा, अकाउंटिंग के टीचर ने प्रॉफिट तक पहुंचते हुए जो डेप्रिसिएशन माइनस कराई होती है उसे कौन सी वाली डेप्रिसिएशन कहते हैं? अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है न्यूमेरिकल में? इसकी जगह टैक्स वाले कहते हैं हमारी वाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लो। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किस साइन के साथ होगी? लेस साइन के साथ।
अच्छा, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का लॉस फिक्स्ड एसेट का क्या हो चुका होता है? लॉस लेस हो चुका होता है, उसे क्या करना पड़ता है? ऐड। टैक्स वाले कहते हैं हमारे वाला लॉस माइनस कर लो। लॉस माइनस के साइन किससे होता है? लेस साइन। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का गेन सोचो क्या हो चुका होगा? अकाउंटिंग वालों का गेन, अकाउंटिंग वालों का गेन ऐड, उसे क्या करना पड़ेगा? और टैक्स वालों का गेन ऐड करना पड़ेगा। अब आखिरी बात, ये खर्चों और इनकम्स के साथ ना जरा अलग अलग ट्रीटमेंट है, सुनो। अकाउंटिंग वालों के खर्चे जैसे डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वाले क्या कर चुके होते हैं? इसे सही करने के लिए ऐड करना पड़ता है। इसकी जगह टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ती है। और नेक्स्ट, उल्टी बात सोचो इनकम्स के बारे में। प्रॉफिट्स तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों की इनकम ऐड हो चुकी होती है, तो उस अकाउंटिंग वाली इनकम ऐड हो चुकी होती है, उसे सही करने के लिए लेस, और टैक्स वालों का गेन क्या करना पड़ता है? ऐड। इसको अच्छी तरह देखना, कल बैड डेट हमने पढ़ना शुरू करना है, तो ये बातें जरा हेल्प करेंगी। ठीक है यार, मेरा दिल तो नहीं चाह रहा छोड़ने को, लेकिन आज ठीक है, जल्दी क्लास खत्म करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।